हेलो दोस्तों, आज सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में हरमेस क्लासेस पर। और आज हम 10वीं क्लास की मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं और यूनिट वाइज लगाने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हाल ही में मध्य शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कुछ क्वेश्चन जारी कर दिए गए हैं 30% सिलेबस के कट ऑफ के हिसाब से। तो 30% आपका सिलेबस कोरोना काल के कारण कम कर दिया गया है, तो अब जो 70% सिलेबस बचा है उस सिलेबस के अनुसार इंपोर्टेंट क्वेश्चन जारी कर दिए गए हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विथ रीजन के। तो किसी क्वेश्चन का आंसर कितना होता है उसका आंसर हम जानेंगे भी और उसका आंसर लगाएंगे भी। ओके फ्रेंड, तो आप सबसे पहले उन्हें ऑब्जेक्टिव और रिक्तस्थान सही विकल्प सत्ता सत्य, तो उसके बाद कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को बताया गया। तो आज हम चैप्टर वाइज उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो हमारा 10th क्लास एमपी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम वास्तविक संख्याओं के आधार पर पूरे क्वेश्चन लगाएंगे। वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से पोर्शन आते हैं, किस किस पोर्शन में किस टाइप के सवाल हैं, और उन सवाल को हम विथ रीजन के सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड, तो हम देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। जैसा कि सबसे पहले दिया गया है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में हमें ज्ञात करना है पहले उसमें 96 और 404 का एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एक्चुअली में एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्त। ठीक है फ्रेंड, तो महत्तम समावर्त में तो कोई लॉजिक नहीं है, बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लॉजिक है। तो हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम जानते हैं कि कोई 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कुछ भी संख्या हो सकती है। बाइट अभी हम मान लेते हैं 3 संख्या, जैसे जानते हैं एक्स वाई जेड कोई 3 संख्या है, इनका एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो एक्स वाई जेड को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ओके, या पूर्ण रूप से विभाजित करें, तो पूर्ण रूप से विभाजित करें आई मीन हम कोई 2 संख्या, 3 संख्याओं का एचसीएफ वह संख्या होगी जो बड़ी से बड़ी संख्या उस दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। ओके फ्रेंड, तो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो जनरली हम यहाँ पर देख लें 96 और 404 का एचसीएफ क्या होता है। तो हम सबसे पहले इनके निकालेंगे गुणनखंड। तो इस प्रकार से गुणनखंड देने के लिए इनमें जो कॉमन नंबर होंगे उनका मल्टीपल ही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। वैसे इसके कॉमन होंगे 3 टाइम लिया है एंड 2 भी यहाँ पे 3 टाइम लिया है, तो 2 का 3 टाइम मल्टीपल होगा 8। बट इनका एचसीएफ तो हमारा एक हिसाब से 8 आना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन में 8 नहीं दिया है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ओके, तो हम जानते हैं कि एचसीएफ एक्चुअल में होता है किसी एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को विभाजित कर दे। तो हम देख लेते हैं कि सबसे, जैसे हमारी ये संख्या है तो सबसे छोटी संख्या 96 है, तो ये हमारा ऑप्शन तो किसी भी प्रकार से हो सकता है क्योंकि 120 से 96 तो कैंसिल होगा नहीं। ओके, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं, बट हम कुछ ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं जो 3 दोनों संख्या काटे। तो हमारा 8 होगा, बट 8 तो इसमें है नहीं है, यहाँ पे है वैसे 4। अगर 4 इन दोनों संख्याओं को काट देता है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। 4 का भाग यहाँ पे चला जाएगा 24 बार। ठीक है, तो इसका 24 बार चलेगा, 4 का यहाँ भाग चलेगा 101 बार। यहाँ पे 4 तो हो गए, और बट 10 से नहीं कटेगी, तो वैसे 4 अपना आंसर आ गया, तो हम 4 पे देखेंगे और दूसरी को। ओके मैम, तो 96 और 404 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार अब देख लेते हैं 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। तो हम देख लेते हैं कि 12 और 15 कौन से नंबर से कर सकती है। तो फिलहाल 12 और 15 है, जिनसे छोटा नंबर एचसीएफ आएगा, तो 15 के तो किसी प्रकार की चांस नहीं है। ओके, 10 के चांस है ही नहीं, क्योंकि 10 12 और 5 हमें पूर्णांक अंक चाहिए। वैसे भाग तो चला, बाकी हमें यहाँ पर पूर्णांक अंक चाहिए। ओके, दशमलव नंबर नहीं चाहिए, तो 10 से नहीं जाएगा, 4 से कैंसिल करें, 4 से 15 नहीं करें, 4 नहीं है, तो हमारा 3 इज करेक्ट आंसर। या स्टार्ट 3 करते, 3 से डिवाइड करते, अगर 3 का भाग चला जाता तो इनका एचसीएफ होता। तो आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड, हमारे इसका हम मान लेते हैं कि हमारी 2 संख्या है, जैसे कि हम 12 और 15 लेके चलते हैं। जैसे हमारे 12 और 15 थे, 12 और 15, तो 12 और 15 के हिसाब से अगर देख लें तो 12 के जो फैक्टर निकले थे वो 2 2 3 निकले थे, और इसके निकले थे 3 5। ओके, तो इसका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ कितना होता है फ्रेंड, एचसीएफ भी हमने निकाला, एचसीएफ था इसका 3। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम और एक और देख लें एलसीएम।
एलसीएम बाहर बड़ी से बड़ी संख्या होती है, एलसीएम ने एलसीएम की बात कर रहे हैं, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हम जनरली बात कर लेते हैं यहाँ पे एचसीएफ होता है जो इन संख्याओं में एचसीएफ का भाग जाता है, और एलसीएम वो होता है कि इन संख्याओं का एलसीएम में पूर्ण भाग जाता है। ओके, तो पहले हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? या छोटी से छोटी संख्या? बड़ी से नहीं, इसमें छोटी से छोटी, क्योंकि लिस्ट होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसका। इसका एलसीएम देना को एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें छोटी से छोटी संख्या देखनी पड़ती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका लिस्ट, यहाँ पर 3 एक काइंड आया है, तो यहाँ पर 3 लेंगे, हम 2 4 3 5 लेंगे, 2 2 2 2 3 5 लेंगे। तो ऐसे 2 2 3 5 का मल्टीपल जो होगा 2 2 3 5, तो यहाँ पे इनका 12 12 25 60, तो इसका 60, एलसीएम कितना आ गया? 60। तो हम जनरली देख लेते हैं कि एलसीएम अगर इनका मल्टीपल करना चाहें 12 और 15 का, तो 12 और 15 का मल्टीपल कितना आएगा फ्रेंड? 12 और 15 का आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 3 180। और हम देख लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल कितना आता है, तो हम देख लेते हैं एलसीएफ मल्टीपल ऑफ एलसीएम, यहाँ का भी आएगा 60 3 180। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि उन दो संख्या का गुणनफल भी 180 आ रहा है, और एलसीएम एचसीएफ की दो संख्या। अगर दो संख्या हमारी x और y होती, तो x और y बराबर होता है, x और y का मल्टीपल बराबर होता है x और y की एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीपल की। ओके, तो उसी प्रकार से हम देख लेते हैं इसी भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को कि दो संख्या हमारी बाय द वे, दो संख्या गुणनफल 32 है, तो हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं 32 है तथा उनका एलसीएम 8 है। तो 32 है तो 32 हो गया, और एलसीएम उनका हो गया 8, एलसीएम 8 है। ओके फ्रेंड, जैसे आपको याद हो गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल दोनों का प्रोडक्ट एक सा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया दो संख्या का गुणनफल 32 है तथा एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? गुणनफल चूंकि हम जानते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल एक दूसरे बराबर, तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का मल्टीपल 32 था और एलसीएम इंटू एचसीएफ भी इक्वल होता है। हम चेक कर लेते हैं 32 बराबर, यहाँ पे क्या दिया है? एलसीएम, तो एलसीएम दिया है 8 इंटू एचसीएफ, तो 8 का 32 में 4 टाइम भाग जाएगा, तो एचसीएफ जो निकला फ्रेंड वो कितना निकला? 4, तो इसका 4 है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से देख लें 7 4 और 7 का एचसीएफ कितना होगा? तो 4 और 7 में हमें ऐसे कॉमन नंबर देख लेते हैं, तो इसको पूर्ण रूप से कैंसिल करें, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में सिर्फ एक और उस स्वयं संख्या का भाग जाता है, पूर्ण रूप से किसी संख्या भाग नहीं जाता है। तो हम जानते हैं कि 7 तो है बट एक है जो इसको कैंसिल करता है पूर्ण रूप से, तो 4 को भी एक कैंसिल कर, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो हमारा ए ऑप्शन बनाएगा। इसी प्रकार देख लेते हैं किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो यहाँ पर m है जो एक पूर्णांक संख्या दी है, m है जो हमारी पूर्णांक संख्या दी है, तो पूर्णांक संख्या दी है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि m एक पूर्णांक संख्या है। तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं? अगर m एक पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक हमारे कुछ कोई भी हो सकते 1 2 3 4, ओके, तो आई मीन सम कुछ भी हो सकता है, तो सम कुछ भी हो सकता है। जैसे m की जो वैल्यू है वो फायदा भी हमारे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ओके फ्रेंड, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ये सभी नंबर है जो एक हमारे पूर्णांक है। ओके, अब m सम और विषम, बट यहाँ पे बोल रहा है कि समपूर्णांक क्या होगा। तो समपूर्णांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? अगर कोई संख्या हमारे पास विषम संख्या दी है और उसमें हम 2 का मल्टीपल करते हैं, तो वो विषम संख्या हमेशा और हमेशा सम संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि अगर m है, m की वैल्यू बाय द वे जैसे हमें एक बार बन दी है और एक बार m की वैल्यू 2 तो ये m की वैल्यू 2 तो सही है, बट 1 हमारी डिफरेंट है जो विषम संख्या है। अगर m की संख्या में हम हमेशा 2 का मल्टीपल कर दें, अगर जैसे बाय द वे m की वैल्यू बन रही 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 5 इंटू 8। तो
आप समझ रहे हो कि 2 का मल्टीपल जैसे ही करते हैं किसी पूर्णांक संख्या में तो वो हमेशा हमेशा एक सम संख्या बन जाती है। तो आप कह सकते हैं इसका जो आंसर रहेगा वो 2a + 3 है। अगर किसी संख्या में अगर किसी, क्योंकि हम ये तो जान गए हैं कि इसका आंसर होने वाला है सी, बट अगर सम संख्या में हम कोई विषम नंबर जोड़ दें तो कंफर्म है कि वो एक विषम संख्या बन जाएगी। उसी प्रकार सम संख्या में अगर जैसे 3 जोड़ा तो भी विषम संख्या, और ये भी तो विषम नंबर है। अगर इसको ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे सम पूर्णांक में तो वो कंफर्म विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसी प्रकार 5 8 आई मीन किसी सम संख्या में विषम संख्या ऐड करने पर वो हमेशा विषम संख्या होती है और सम संख्या ऐड करने पर सम होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2। अब इसी प्रकार ये देख लेते हैं संख्या 5 15 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। तो हमें सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने होंगे। उसके हिसाब से इन दोनों को हम एलसीएम डिवाइडेड एचसीएफ कर देंगे तो इनका फाइनली रेशियो निकल आएगा। ओके, तो इसका हम पहले रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद इससे ज्ञात करना है 5 15 20। तो इसके हम सबसे पहले मल्टीपल निकालते हैं। तो 5 का 5 ही आएगा, 5 इसका 3 5 आएगा, इसका 2 2 5 आएगा। तो आप समझिए जो ओवरनेस जो कॉमन नंबर होते हैं वो हमारा कहलाता है एचसीएम। तो यहाँ पे एचसीएम जो आएगा फिर वो आएगा 5, और एलसीएम जो होता है जो कॉमन नंबर वो एक टाइम और डिफरेंट नंबर ऑल टाइम। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं 5 है जो एक बार आया है, 3 है जो एक बार आया है, और 2 बट इसी में अगर इसी में है तो हम 2 बार लेंगे। यहाँ पे 2 दोनों बार लेंगे। अगर एक टाइम लेते तो हम ये समझ लेते कि इस संख्या में इन संख्या का भाग ज्यादा गया। जैसे हम जानते हैं यहाँ पे हो जाएगा 15 15 30, तो 30 में 5 का भाग चले 15 में 20 का नहीं जाता, तो इसका हम उसको 2 और लेंगे और फिर 20 में 2 लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इसका 60। तो एलसीएम 5 हो जाएगा, एचसीएफ 60 हो जाएगा। चूंकि हमें एलसीएम अपॉन एचसीएफ करना है तो एलसीएम अपॉन एचसीएम जो करेंगे वो 60 में से 5 करेंगे तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 12:1 या 12 अनुपात। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड 12:1 डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो हमें यहाँ पे दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दूसरा क्वेश्चन। तो उसमें हमारी फर्स्ट दिया है भाज्य बराबर भाज्य गुणित भागफल प्लस खाली स्थान, एंड दूसरा है 8 9 और 25 का एचसीएफ का मान खाली स्थान होता है। तो हम सबसे पहले इसको देख लेंगे कि भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस खाली स्थान क्या होता है। तो जनरली हम इसका प्रैक्टिकली कर लेते हैं। जैसे हमें 6/4 6 में 4 का भाग देना है, तो 6 क्या कहलाती है और 4 क्या कहलाती है। तो 6 जो हमारा कहलाता है भाज्य और 4 हमारा कहलाता है भाजक। 4 हमारा कहलाता है भाजक। तो हम यहाँ पे जनरली इसको भाग देते हैं। तो कैसे देते हैं कि 4 का 6 में भाग देंगे। 4 का 6 में भाग देंगे तो 4 हम जानते हैं कि 4 का हमारा एक टाइम पढ़ेंगे, तो 4 का एक टाइम भाग देंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर हम जनरली करते हैं माइनस, तो ये हमारा बचेगा 2। अगर ये हमारा 2 बचता है मतलब भाजक से छोटी संख्या बचती है तो फिर हम उसको भाग देंगे। तो जनरली हमें यहाँ पर कितने टाइम भाग दिया है 4 का 1 टाइम गुणा 1 टाइम, और शेष फल हमारा क्या बचा 2। तो हम ये कहते हैं कि जी जो हमारा जितने टाइम भाग देंगे उसका 2 कहलाता है हमारा भागफल, और ये हमारा कहलाता है शेष फल। तो जनरली हम इसको अरेंज कैसे करते हैं कि 6 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं। तो आप 6 को किस टाइप से लिखेंगे, 6 हमारे जो डिवाइड हुए थे किस टाइप से 4 एकम 4, तो मतलब 4 गुणित 1 बना था, और 4 बने तो हमें 2 की हो जाएगा, तो मतलब कि 2 हमें ऐड करना पड़ता। आई 6 हमारा क्या था, 6 हमारा भाज्य था, तो 6 हमारा भाज्य हो जाएगा। 4 हमारा क्या था भाजक था, और 1 हमारा भागफल था, तो गुणित में भागफल रहेगा, प्लस और 2 हमारा क्या था शेषफल था। तो यहाँ पे क्या आता फ्रेंड शेषफल, तो इसको हम ये जगह यहाँ लगे, ये हमारा था शेषफल। ओके फ्रेंड,
तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, शेषफल। इसका जो आंसर कहलाएगा शेषफल, वो इस टाइप की प्रोसीजर से होगा। ओके फ्रेंड, हम सिर्फ अब हम देख लेते हैं 8, 9, 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो जनरली हमने सीखा था कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन संख्याओं को डिवाइड कर देती है। तो जनरली हम यहाँ पे आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे 2 2 2 होंगे, यानी कि मल्टीपल होंगे, और ये होगा 3 3 होगा, और इसका 5 5 होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कोई भी हमें तीनों नंबर में कोई कॉमन नंबर नजर नहीं आ रहा, बट इसमें एक नंबर कॉमन नंबर बंद हो, तो बंद होगा। तो हम कह सकते हैं इन तीन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हमारा 1 होगा। यहाँ का एचसीएफ जो कितना होगा वो 1 होगा। ओके, तो ये हमारे, तो हमें तीसरा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में यहाँ पर दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि A इक्वल है B इंटू क्यू के प्लस R के, जहां 0 लेस देन R लेस देन B, जो R है वो B से तो छोटा है बट 0 से बड़ा है। तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में कैसा है। तो जैसे कि हमने अब भी 70 रिक्त स्थानों में हमने किए पहला क्वेश्चन, तो उसको हमने जनरली ऐसा कुछ लिखा था। तो हमने क्या लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा कंप्लीट नंबर बन गया। ओके, एक ऐसा फॉर्मूला बन गया। तो जनरली यहाँ पे भाज्य और भाजक में यहाँ पे ये दिया कि ए बराबर, या जनरली हम कहते हैं कि भाजक को हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर, और भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड, एंड शेषफल को रिमाइंडर, एंड भागफल को बोलते हैं कोशिएंट। ओके फ्रेंड, तो इस प्रकार से अगर इसका जो फॉर्मूला बनाया जाए इसके अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य को हम डिवाइजर का हम यहाँ पे ए कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइडेंड इक्वल टू होगा डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। तो यहाँ बस फर्क इतना है कि ए और बी है, तो हमने कह दिया कि ए बराबर बी, आई मीन भाज्य को हमने ए से डिनोट कर दिया है और भाजक को हमने बी से डिनोट कर दिया है। तो प्लस क्यू, तो क्यू जो हमारा रहेगा वो होता है मल्टीपल में, क्योंकि भागफल का मल्टीपल, तो यहाँ पे क्यू, कोशिएंट को यहाँ पे भागफल बोला है, और रिमाइंडर को आर बोला है, यहाँ पे रख दिया। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा सत्य है। अब इसी के प्रकार एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनफल, उसके गुणनखंडों की क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये भाई हमारी बात बिल्कुल हमारा एक सप्लीमेंट उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिया है 94 और 404 का एचसीएफ करना होगा। तो जनरली हमने फर्स्ट टाइम निकाल लिया था 94, फर्स्ट टाइम 96 निकाला था, फर्स्ट टाइम 96 था। यहाँ पर 94 और 404 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर छोटी छोटी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों संख्याओं को काट देगी। ओके, तो बनता तो जाता है बट 2 का भी चला जाएगा यहाँ पर, या फिर इनके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। यहाँ पर 94 गुणनखंड क्या निकलेगा, 94 का और एक 404 था, तो 94 के निकलेंगे 2 और 7 2 7 निकलेंगे, जी हमारे हो जाएंगे जैसा कि हमने इनके गुणनखंड दिए 94 और 404 के। 94 के 2 गुणित 47 बने और 404 के 2 गुणित 101 बना। तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर ओवरलिस्ट नंबर क्या है 2, 47 में है नहीं, या फिर जी नंबर इसमें नहीं है। यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड वो इसका आंसर आएगा 2। इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो हमारा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार किसी पूर्णांक p के लिए p+1 सम होगा या विषम,
तो हम जानते हैं कि पी तो ऑलरेडी पूर्णांक है, मतलब ये तो पी है जो सम और विषम दोनों संख्या हो सकती है। बट अगर हम सम और विषम या पूर्णांक में 2 का मल्टीपल करते थे तो कन्फर्म है कि वो संख्या हमारी सम हो जाती है। ओके जी, तो हमने पहले समझ लिया। और किसी सम संख्या में अगर आप वन या विषम संख्या को ऐड कर दो तो वो हमेशा विषम संख्या हो जाती है, और वन एक इसी प्रकार की विषम संख्या है, तो कन्फर्म है जी जो फॉर्मूला बन गया एक हमारा विषम पूर्णांक का है। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड वो हमारा आंसर आएगा विषम होगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारी एक शब्द में उत्तर। ओके दोस्तों, तो हमारा 5वां क्वेश्चन ये दिया है संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमें न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम लगानी है। वैसे इसका जो हम एलसीएम निकालते हैं विभाजन से भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमें एल्गोरिथम न्यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम यूज करनी है। ओके, विभाजन एल्गोरिथम यूज करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो हमारी इन दो में जो बड़ी संख्या होती है एल्गोरिथम 2 के लिए लगती है। ओके फ्रेंड, 3 संख्याओं के लिए नहीं लग सकती, आई मीन 3 नंबर होते हैं हमारे वैसे। यहाँ पर 2 संख्या जो यहाँ पर बड़ी होती है, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है 225 और 135 हमारी छोटी है। तो हम 225 को 135 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम न्यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे सिर्फ 2 संख्याओं में। ये जो न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये सिर्फ 2 संख्याओं में प्रयोग होती है, 3 संख्याओं में नहीं होती। 2 संख्या इन द सेंस 135 225 अगर एक और होता तो उसमें हम जनरली नहीं कर पाते। फिलहाल इसमें 2 है तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी होती है उसके इक्वल रखते हैं। 135 है तो जनरली हम कैसा करते हैं कि 135 तो लिख दिया, अगर हम भाग पढ़ते हैं वैसे टाइप का, तो यहाँ पर 135 का हम भाग अगर 2 बार पढ़ेंगे तो इससे डबल हो जाए, क्योंकि 235 का 2 बार पढ़ेंगे 270 है नहीं, तो यहाँ पर 135 का हम पढ़ेंगे 1 टाइम। ओके फ्रेंड, 1 टाइम पढ़ेंगे तो हम ये देखना कि ये कितना एक्स्ट्रा होगा। तो 135 से कम 135 बट 225 लेना, हमें बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का साइन लगाया है बराबर का। तो 135, तो यहाँ पे कितना अधिक और है 135 कितना अधिक है जी, तो 65 जी बचे 25 ही बचे। 65 और 25 कितने होते हैं फ्रेंड, 65 25 हो जाएंगे 90, तो हमारा 90 हो जाएगा। ओके, अब अगर हमें ये भी देखना पड़ता है कि 135, तो अब हम इनमें और देख लेते हैं कि 90 135 से 90 का भाग जा सकता है, तो इसको हम जनरली तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पर हमें जो रिमाइंडर है या फिर आर है, आर की वैल्यू हमें 0 प्राप्त ना हो जाए। ओके फ्रेंड, तो हम यहाँ पर जब तक रहेंगे, जब 0 प्राप्त हो जाए तो हम कह देंगे वो संख्या हमारे एलसीएम होगा। यहाँ पर 135, तो अब मैं इनको और देख लूँ 135 को नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारी 135, तो 135 को 9 के हिसाब से लिखना है, तो 90 को, क्योंकि 90 का डबल कर देंगे तो हो जाना है कितना 90 का डबल कर दे 180 नहीं, तो 90 एकम 90 प्लस यहाँ पर आपने 90 135 को बैलेंस करना है, तो 90 एकम 90 और तो कितना ज्यादा कितना कम और है या ज्यादा कितना कम और, हम उसमें बैलेंस कर देंगे। इसमें है 45 हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से अब हम ये देख लेते हैं कि इनका और नेक्स्ट स्टेप लगाएंगे। तो आप यहाँ पे बड़ी संख्या 90 को 45 की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 45 और 2, क्योंकि 45 और 2 कितना हो जाता है 90। तो यहाँ पर जो आर रहेगा रिमाइंडर होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। तो जब भी यहाँ पर 0 आ जाए और इस टाइप से आप लिख दो तो हम कह सकते हैं जो आपने तोड़ा है वही संख्या हमारी एलसीएम होती है। तो यहाँ पर 90 में 45 का भाग जा रहा है, तो हम कह सकते हैं 135 और 225 का एलसीएम 135 का जो एलसीएम है, एलसीएम ना एचसीएफ है वो होगा 45। ये हमारे न्यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला होता है। तो इसका ओके है, तो आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन, तो जैसा कि हमें दिया संख्या 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए उसी मेथड का यूज कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जो बड़ी संख्या होती है उसको उस छोटी संख्या से मल्टीपल के फॉर्म में रखते हैं, और जो मल्टीपल में एडजस्ट बचता है उसको हम प्लस करके रख देते हैं। यहाँ पे हम 867 बड़ी हमारी 255 से, तो हम लिखते हैं 867 बराबर
255। तो 255 हम ऐसा गुणा करेंगे कि 867 से ज्यादा ना हो, ये न्यूक्लियेट विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। तो 255 है या 765 और 4 टाइम पढ़ देंगे तो फिर ज्यादा आएगा। तो 3 टाइम पढ़ने पर हमारी जो इसकी वैल्यू आई वो हमारी आई 765, बट ये 765 भी हमारा 867 लिखा था। तो 765 है जो, तो 867 तो बैलेंस नहीं हुआ, 765 में क्या जोड़ें कि 867 ऐड हो जाए, तो हम इसमें एडिशन में हम जोड़ेंगे 102, तो हमारा 102 हो जाएगा। तो जनरली तब तक हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे जब तक हमारे यहाँ पर जीरो न आ जाए। तो हम इनको फिर से लिखेंगे, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे 255 को हम 102 के मल्टीपल के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं। तो 255 में 102 का 2 टाइम तो भाग चलेगा, तो 2 टाइम का मल्टीपल करेंगे तो हमारे हो गए 204, 3 टाइम बनने ज़्यादा हो जाएगा 204। तो अब 204 बैलेंस तो नहीं हो रहा है 355 से, 204 हम क्या जोड़ेंगे 355 हो जाए, तो 204 मतलब ओके फ्रेंड। अब फिर से प्रोसीजर में जाएंगे इस केस में, तो हम क्या करेंगे 102 को जनरली लिख सकते हैं 51 जो भी हमारा जीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं जब भी जीरो आए तो ए वाला जो हमारे को हमारे कहलाता है, हम कह सकते हैं 867 और 255 का SCF है जो वो हो जाना हमारा इनका हो जाए। ओके दोस्तों, तो आपको एल्गोरिथम न्यूक्लियर विभाजन समझ में आया होगा। हम कैसे एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फी की एक परात में न्यूनतम स्थान के लिए। इस कार्य के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जाए। तो इस क्वेश्चन को हम जनरली SCF से ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि SCF में बर्फी फ्रेंड, तो हमें इसमें 420 और 130 का LCM ही SCF ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ढेरों की संख्या समान ज्यादा होने पर बर्फियों कम होने पर बर्फियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और ढेरियां कम होने पर बर्फियों की संख्या ज्यादा होने पर यहाँ पर न्यूनतम परात की स्थिति पैदा हो जाएगी। ओके फ्रेंड, यहाँ पर हमें 420 और 130 का SCF ही ज्ञात करना है। तो 420 130 का SCF हम किसी भी मेथड से निकाल लेते हैं, जैसे हम न्यूक्लियर सूत्र लगा देंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बड़ी कौन सी हमारी बड़ी संख्या कौन सी 420, तो हम 420 को जनरली लिख सकते हैं 130 हम कितने भाग दें, तो 130 में हम 3 बार भाग देंगे तो हो जाएगा 390, तो 3 बार भाग दे देंगे तो 390 हो जाएगा, बट 420 के यहाँ पे 30 आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, 30 में भी भाग जा सकता है, 130 में 30 का कितने टाइम भाग जाएगा, तो 30 को आप जनरली लिख सकते हो 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर प्लस कर सकते हो 10। अब यहाँ पर कर सकते हो कि 30 को आप 10 के रूप में लिख 10 को 3 प्लस 0 आएगा। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जिसमें 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं जो बड़ी संख्या होती है जो हमारा SCF हो, तो कह सकते हो कि 420 और 130 का जो SCF होगा वो होगा हमारा 10। तो आप कह सकते हो कि वो मिठाई विक्रेता यहाँ पर 10 प्रकार की ढेरियां बना सकता है, इसमें प्राप्त संख्या न्यूनतम होगी, तो इसका जो आंसर आएगा 10 आएगा। ओके क्वेश्चन, तो पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज वैसे ही, तो हमें यहाँ पर 616 और 32 का LCM निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दिया किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसको 32 टाइप से इस टाइप से थ्योरी दी है, तो हमें कुल मिला के यहाँ पर पिछले क्वेश्चन जैसी थ्योरी अप्लाई करने वाली है। तो यहाँ पर 616 और 32 का LCM निकालना है, तो 616 को आप जनरली लिख सकते हो 32 हो, तो 32 मल्टीपल ऑफ कितने करोगे 616, यहाँ पर वैसा नहीं करना तो ABC लाइन में करना दी, तो 616 के आप फैक्टर निकालोगे तो 616 2 का भाग दोगे तो हो जाएगा 3 टाइम 0 एंड 8 टाइम हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 का 1 टाइम 5 टाइम 4 टाइम, इसका जाएगा 2 का जाएगा तो 7 टाइम एंड 7 टाइम, और इसका तो फिर जाएगा नहीं 11 का जाएगा 7 का जाएगा 11 टाइम और 11 का जाएगा 8 टाइम, इसकी जो हो जाएगी मल्टीपल 616 के जो 616 के मल्टीपल हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 7 × 11। इसी प्रकार से
32 के मल्टीपल क्या होंगे फ्रेंड? तो 32 का 16, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2, 2 का 1। तो इसके लिए 32 के मल्टीपल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे 2 बड़े 2, 1 बड़े 2। तो ऐसे ज्ञात करने के लिए हम ओवेनियस नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ ओवेनियस नंबर है 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा HCF जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 8। HCF 8 होने के बाद आंसर ही हमारा 8 ही होगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का होता है। तो तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 का होता है, जहां q पूर्णांक। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर आप इसका हल लिखेंगे माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके फ्रेंड, जहां एवं माना b बराबर 2 है। अब 2 क्यों माना है हमने फ्रेंड? 2 इसलिए माना है क्योंकि जो हमारी न्यूक्लियर विभाजन यानी उच्चतम होता है उसमें e बराबर होता है BQ प्लस R। ओके फ्रेंड, BQ प्लस R, क्योंकि हमें बनाना है 2q प्रकार का। तो B को हमने मान लिया 2, तो B की प्लस पर 2 रहेगा और R। और यहाँ पर हमें करना है कि बताइए, दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q का होता है। तो हमने मान लिया कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 2 है, और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 प्लस 1 q होता है। तो यहाँ पर माना b बराबर 2 है क्योंकि a प्लस b बराबर r प्रकार से हम रखते हैं कि जो r की वैल्यू होगी फ्रेंड वो क्या हो सकती है? अगर हमारा b की प्लेस में हम 2 रख देंगे और a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b की वैल्यू भी एक पूर्णांक रहेगी या b एक पूर्णांक संख्या रहेगी, हम इस प्रकार रखते हैं कि नो, क्योंकि b प्लस b प्रकार से रखते हैं कि r की जो वैल्यू होगी फ्रेंड वो r 0 भी दे सकता है और 1 भी दे सकता है। 0 1 इसलिए दे सकता है क्योंकि उस नंबर को 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 से किसी अगर जैसे हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शेषफल कितना आ सकता है? 4 से छोटा, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा 3 आएगा। तो इसी प्रकार अगर हम कोई संख्या को सम ज्ञात करना है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से जो शेषफल आता है वो हमारा 0 बना सकता है। तो उस पोजीशन में r की जो वैल्यू होगी 0 या 1 हो सकती है। ओके, 0 1 हो सकती है, 0 1 ओके। तथा q एक धनात्मक संख्या है, q एक पूर्णांक संख्या, q एक पूर्णांक है, q पूर्णांक है, तथा q पूर्णांक है। तब धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? तब धनात्मक पूर्णांक अगर हम r की प्लेस पे 0 1 को रख देंगे और b की प्लेस पर 2 को रख देंगे तो a बराबर हमारा हो जाएगा, जैसे आप 2 तो हमें ऑलरेडी हर टाइम रखना है, 2q प्लस 0 एंड a बराबर 2q प्लस 1 हो जाएगा। अगर a वैल्यू रखेंगे तो हमें a वाली वैल्यू आएगी 2q टाइप का और a वाली वैल्यू आएगी 2q प्लस 1 टाइप का। तो आप समझ गए होंगे, अगर रिमाइंडर हमारे पास किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो हमेशा सम संख्या होगी। और अगर कोई रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो भी सम संख्या होगी क्योंकि वो कैंसिल नहीं हो रहा होगा। तो हम कह सकते हैं अतः 2q एक धनात्मक या 2q एक सम पूर्णांक होगा एवं 2q प्लस 1 एवं
2q+1 हमेशा एक विषम पूर्णांक होगा। ओके फ्रेंड, तो हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम मान लेते हैं एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है एवं b बराबर 2, क्योंकि हमें प्रूव करना है 2 की, तो b का मल्टीपल, क्योंकि न्यूक्लियर विभाजन विधि कहती है, ये हम जो फॉर्मूला लगाया है न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमने a बराबर 2q+r का इस्तेमाल लिया। तो हमें जो अगर हमें विषम का कॉन्सेप्ट याद करना तो हम उससे हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। अगर किसी को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 2 से कम आएगा। किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उस संख्या से हमेशा कम आता है। अगर वही आ गया रिमाइंडर 2 से डिवाइड किया 2 आ गया तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें एक टाइम और भाग जाएगा। तो इसी प्रकार तो r की जो वैल्यू होगी 0 बनाएगी एवं q एक पूर्णांक संख्या है, तब धनात्मक पूर्णांक होंगे हमारे a बराबर 2q+0 एंड a बराबर 2q+1। तो फाइनली a बराबर 2q एंड a बराबर 2q+1। तो चूंकि 2 एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कंफर्म है किसी धनात्मक संख्या पर में 1 ऐड करने या विषम संख्या ऐड करने को बहुत विषम पूर्णांक होता है। तो ये हमारा 9 क्वेश्चन होता है सॉल्व। ओके फ्रेंड, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, जैसा कि हमें 10th क्वेश्चन दिया है कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 140 के निकालते हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हम 140 के निकालते हैं फैक्टर। 140 के जो फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पर प्रथम अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो हम बोलेंगे इसको जाएगा 70 टाइम, इसको देंगे 33 टाइम, 33 में 2 का जाएगा तो इसको देंगे हम 5 का 7 टाइम, 7 का 1 टाइम। तो 140 के जो गुणनखंड होंगे अभाज्य गुणनखंड वो क्या बनेंगे फ्रेंड, वो हमारे बनेंगे 2 यहाँ पर 2 है, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके दोस्तों, तो ये अभाज्य बहुत ईजी है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड में बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपन उसी जैसे अप्लाई कर दें। तो 156 के हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। 156 के तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड, जनरली अगर 2 का जाता है, नहीं जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रथम अभाज्य संख्या, वैसे प्रथम अभाज्य संख्या 1 तो होती है, क्योंकि 1 सबसे डिवाइड होता है, 2 से पाएंगे तो 2 होगा। 2 के बाद इसमें जाएगा भाग 2 का जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा कितने टाइम, 7 टाइम या 8 टाइम, और फिर इसका जाएगा 3 टाइम एंड 9 टाइम, और इसका फिर 3 का जाएगा 1 एंड 3, और फिर रहेगा अभाज्य संख्या 1 टाइम। इसके तो अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे 156 के 156 के बनेंगे 1 2 आया है 2 टाइम, तो 2 टू द पावर 2, 1 आया है 3 टाइम, तो 1 एंड 13 आया है 1 टाइम, तो 1। तो इसका ऐसा बन जाएगा। ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसा कि हमें दिया है 13वां क्वेश्चन, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 6 के अभाज्य गुणन करेंगे तो 6 में 2 का जाएगा 3 टाइम, तो 3 का बन जाएगा। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 3 एंड 20 के जो बनेंगे वो हमारे जाएंगे 2 एंड 5। तो आप समझ रहे हैं, अगर हमें ऐसे में अगर इनका एचसीएफ निकालना तो हमें यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों प्रकार की संख्याओं में ओवरडेस्ट नंबर देखते हैं, ओवरडेस्ट डिजिट देखते हैं। यहाँ पर ओवरडेस्ट डिजिट या कॉमन डिजिट क्या आ रहा है फ्रेंड, कॉमन डिजिट आ रहा है हमारे 2। तो इसका जो एचसीएफ क्योंकि 3 है तो व्हाट इज होती है, या 2 है तो इसमें 2 नहीं है, पेयर बनना चाहिए, आई मीन पेयर बननी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप समझ लो, यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा वो हमारा 2 आएगा। अब हमें देखना है एलसीएम। एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके फ्रेंड, तो सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी पड़ती है तो इन दोनों संख्या से कैंसिल हो जाए। सॉरी, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी पड़ती है क्योंकि लीस्ट है छोटा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी पड़ती है जो दिए गए नंबरों से कैंसिल हो जाए, जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर वैसे तो अगर इनका देख लें तो 2 3 5, तो यहाँ पर 2 है जो 1 टाइम, या फिर ऐसा समझ लो 2 3 का तो मल्टीपल हो गया 20 है, तो 20 में हम 3 का मल्टीपल कर देंगे, तो 20 में 3 का मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा 60।
अगर 2 का मल्टीपल करते 20 में तो हमारा 40 होता है। 40 में 7 का 6 का भाग मिल जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें यहाँ पे ये समझेंगे, इसमें से ओवरनेस नंबर का एक लेते हैं और बाकी डिफरेंट नंबर एक लेते हैं। तो इसका अगर एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम, तो जनरली क्या करते हैं, जो ओवरनेस नंबर है उसका एक डिजिट ले लिया और जो यूनिट अलग अलग नंबर है उनको हमने एक एक ले लेते हैं। यहाँ पे 3 भी वन टाइम था, 2 का भी पेयर भी वन है, 2 का ले रहे हैं, 5 का पेयर नहीं होता, 5 ले रहे हैं। ओके, आई जो पेयर बनते हैं उनका एक डिजिट और जिनके पेयर नहीं बनते उनके 1 डिजिट या 1 डिजिट होंगे, ये पेयर नहीं बनते हैं, वो बाकी सभी डिजिट। एलसीएम इक्वल टू कितना है, मल्टीपल आ 60। एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम इक्वल टू 60 हो गया। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया। ओके दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14वां क्वेश्चन। तो 14वां क्वेश्चन दिया है संख्या 6, 72, 120 का आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 6 के गुणनखंड लास्ट क्वेश्चन में लगाया था 2 और 3, 72 के नहीं बनते तो 72 के अपन निकाल लेंगे, 120 के नहीं बनते तो 120 के निकाल लेते हैं। 72 के पेयर हम इस टाइप से निकाल लेंगे, 2 का भाग देंगे 36 टाइम जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 18 टाइम जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 9 टाइम जाएगा, 2 कब जाएगा ना, 3 का देंगे 3 टाइम जाएगा, 3 का देंगे 1 टाइम जाएगा। अब तक 1 नहीं लाएंगे तब हम करते जाना है। इसी प्रकार 120 का निकाल लेते हैं, 120 में 2 का भाग देंगे 7 टाइम जाएगा, 2 60 में देंगे तो 30 टाइम जाएगा, फिर 2 का देंगे 30 में तो 15 टाइम जाएगा, और फिर 15 में 2 का 2 जाएगा, 3 का देंगे 5 टाइम जाएगा, और फिर 5 का देंगे तो 1 टाइम जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इसके हमारे कुछ क्लियर बन जाएंगे। 72 के बन जाएंगे 2 2 2 2 एंड 3 एंड 3। इसी प्रकार से इसके भी हो जाएंगे 2 2 2 एंड 3 एंड 5। अगर हमें एचसीएफ निकालना है, ओके फ्रेंड, एचसीएफ, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कॉमन डिजिट निकालते हैं जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ तय करना है। तो यहाँ पर हमें पेयर बनानी पड़ेगी 3 नंबरों का। तो पेयर देखो कैसे बनता है, एक तो पेयर बनता है हमारा, एक पेयर बनता है अपना 2 2 का, और अब हम देख लेते हैं 3 का। तो एक पेयर बन जाएगा हमारा 2 3, तो एक हमारे 2 × 3। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि एचसीएफ जो आ जाएगा, एचसीएफ वो हमारा आ रहा है 6। ओके, इसी प्रकार से अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में कुछ नहीं है, जो डिजिट का पेयर बना था वो तो हम सिंगल ले लेते हैं। तो आई मीन 2 3 तो हमारे आ जाएंगे। अब जो जिनका पेयर नहीं बन रहा था, और पेयर हमें यहाँ पर तीनों का बना है, ऐसा नहीं कि इनमें सिर्फ 2 का बना तो सिर्फ 2 हम सिंगल नो, इसमें हमें डबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंगे, और जनरली अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिंगल लो, अगर उसके बाद हमारे जो एलसीएम बनेगा इन सभी नंबर से कट गया तो ठीक है। और याद रखना, जो एचसीएफ आता है, जी दी गई संख्या होती है, इन संख्या के बराबर भी हो सकता है, उन संख्याओं से हमेशा छोटा होता है। और एलसीएम जो होता है उन संख्याओं के बराबर हो सकता है, बड़ी से बड़ी। हाँ, एचसीएफ जो होता है दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है, या तो वो हो सकता है या उससे छोटी हो। और जो एलसीएम होता है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या भी हो सकती है या उससे बड़ा भी हो सकता है। ओके फ्रेंड, तो ये कुछ रूल से अपन कर चुके हैं, इसलिए प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर हम सोच रहे आपके दिमाग में डाउट हो कि यहाँ पे 2 का 2 पेयर बने, तो एक काम को एक इसके हिसाब से रख लेते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए ठीक है, एक J2 ले लिया और एक 2 ले लिया, ठीक है। हम J2 को 2 टाइम, और एक 3 और 5 तो डिफरेंट है, 3 5। अब देख लेते हैं इनका मल्टीपल कितना आता है। इनका मल्टीपल आएगा तो देखो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तिया 72, और 72 पंचे 360। ओके फ्रेंड, 72 पंचे 360, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 360 में भाग जा रहा है, तो 360 में भाग 6 का तो जाएगा, 72 का जाएगा, किन जाएगा, 72 पंचे ही हो रहा था और 120 का चला जाएगा। आई मीन हमारी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
तो आपको ये गार्ड। तो अभी हमारा 15वां क्वेश्चन जो है, 15वां क्वेश्चन की थ्योरी बिल्कुल वैसे ही कि 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमने इसको क्वेश्चन को नहीं लिखा है, फिलहाल हम इसको शॉर्ट में लिखा है। ओके फ्रेंड, तो इसका जब हम हल करेंगे तो बिल्कुल एडिटिव देखिए, 12 के फैक्टर निकालना है, 15 के फैक्टर निकालना है, 21 के फैक्टर, ये तो जनरली हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि की कोई जरूरत नहीं है। तो 12 के फैक्टर बनेंगे 2 2 3 बनेगा, 2 2 3 बनेगा, 15 का बनेगा 3 and 5, 21 का जो बनेगा वो बनेगा 3 and 7। ओके, तो अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ, तो एचसीएफ में हम तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में हम कॉमन नंबर लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, 2 तो नहीं है किसी में, यहाँ पर 3 डिजिट है जो उभयनिष्ठ या कॉमन है, एचसीएफ इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में ये सबसे पहले 3 तो आना है। अब यहाँ पे 2 यहाँ पर नहीं है तो 2 ले लेते हैं। ओके, 5 यहाँ पर नहीं, 5 लेते हैं, 7 यहाँ पे 7। अब ये 2 इस 2 को लेना है, तो डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो फाइनल हमारा आंसर कहलाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जनरली इसको रहने दो, इसको यहीं पर रहने दो। क्यों रहने दो? क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 7 3 21, 21 दूनी 42, जो हमारा 42, क्योंकि हमने इसका मल्टीपल 7 में लिखे इसलिए जाओगे 5 दूनी 10, तो जो भी मल्टीपल आएगा तो 5 10 का 1 शून्य डायरेक्ट लगा देंगे। अगर इसका मल्टीपल कर दे 3 दूनी 6 और 6 5 30, 30 सत्ते करने पड़ते, जो भी आ गया उसका डबल करना पड़ता। ठीक है, तो बेटर ये है कि इनका वैल्यू 5 का जो पेयर बने 5 और 2 का, तो उसको रहने दो, मल्टीपल करने क्योंकि वहां पे 0 बना देता है और 0 डायरेक्ट हमें रखना, तो इसमें मल्टीपल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये हमारी बेसिक ट्रिक है, तो हम जनरली देख लो समझते हैं। ये एलसीएम कितना आ जाएगा 420। ओके फ्रेंड, तो हमें 16वां क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है और 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो जनरली हम जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताया था कि एचसीएफ दिया होता है तो एलसीएम को कैसे ज्ञात करते हैं, और एलसीएम दिया होता है तो एचसीएफ को कैसे ज्ञात करते हैं। जनरली हमने लास्ट टाइम सीख लिया था, अगर दोनों संख्या हमें ऑलरेडी पहले से दी हो तो। ठीक है, जैसे एक बार और प्रैक्टिकली हम समझ लेते हैं, या फिर नहीं समझ तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या ही है तो इनका हम कर देते हैं प्रोडक्ट। तो इसका हम करते हैं प्रोडक्ट, तो 306 गुणित एलसीएम इक्वल टू 306 गुणित 657 को हम एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं, एलसीएम से डिवाइड कर दे, एलसीएम हमारा 9, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है उनका एलसीएम का प्रोडक्ट इनटू एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल। ओके, तो हमने कोई रूल लगाया कर दिया। तो यहाँ पर 9 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, 9 से किसी को भी डिवाइड कर दो, 9 3 27 बचेंगे 3 3 36 और फिर 9 4 36। ओके, एलसीएम इक्वल टू दिया जाएगा हमारा, एलसीएम इक्वल टू यहाँ पे इसका करना पड़ेगा मल्टी, तो इनका फाइनल प्रोडक्ट कितना आएगा 22 33 08, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ओके, इस टाइप से हम इसका एलसीएम कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 17वां, वो दिया है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1 गुणित प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्या देख लेते हैं, एक्चुअली भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है। तो वो डेफिनेशन इस पे अप्लाई होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं होती है डेफिनेशन अप्लाई तो कंफर्म हो जाएगी भाज्य संख्या है, अगर होती है तो कंफर्म, सॉरी अप्लाई नहीं होती तो भाज्य संख्या नहीं है, अगर अप्लाई होती है भाज्य संख्या को तो होती है। ओके फ्रेंड, तो हम जनरली देख लेते हैं कि भाज्य संख्या की डेफिनेशन होती क्या है। जैसा कि हमने परिभाषा में भाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि ये दो संख्याएं दी हैं, ये भाज्य संख्या की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है नहीं करती है।
ओके, तो हम जनरली देखते हैं 7, 11, 13 प्लस 13 बराबर, तो आपको समझ में आ रहा कि इसमें 13 है मल्टीपल कॉमन। तो यहाँ पर देख लेते हैं 7 गुणित 11 प्लस 1, यहाँ पे आप समझते हैं ये हो जाएंगे 77, 77 1 78, 78। तो आप समझते हो 1 से डिवाइड तो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, 13 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी, 78 से पूर्ण रूप से डिवाइड। इसके जो मल्टीपल है मिनिमम 2 3 तो है, सॉरी 1 से भी डिवाइड हो जाएगी, 13 से भी डिवाइड हो जाएगी और 78 से और 2 से भी। तो मतलब ये संख्या है जो भाज्य संख्या है। ओके फ्रेंड, अब जनरली हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ पहुंचेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 2 गुणित 2, तो यहाँ पे सीधा 1 दिख रहा है। ओके, तो आप इनका मल्टीपल करोगे, तो आप समझ रहे हो कि ये संख्या है जो 1 से 5 से और 337 से डिवाइड होगी, मतलब इसकी जो मल्टीपल है वो 13 है। तो हम कहते हैं कि ये पूर्ण भाज्य संख्याओं को सेटिस्फाई करती है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी कमेंट कर सकते हैं और उसका आपको जवाब तुरंत ही मिल जाएगा या कुछ देर बाद मिल सकता है। तो हमारी वीडियो आपको जैसे भी लगी हो, ठीक है, नहीं लगी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, और नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर की जो चैप्टर की वीडियो रहेगी वो आप जल्दी से जल्दी आपको अपलोड कर दी जाएगी। ओके फ्रेंड।